डिसऑर्डर्स मीन्स सांस से रिलेटेड बीमारियां। बुक में आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, तो आप लोगों ने यहाँ से नोट डाउन कर लेनी है। द प्रोसेस इन विच ह्यूमंस फेस द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ऐसा प्रोसेस जिसमें ह्यूमंस फेस करते हैं सांस लेने में तंगी, यानी उन्हें सांस ठीक से नहीं आता। ड्यू टू द डिफरेंट फैक्टर्स नाउन एज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इंसान को सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। हमारी बुक में 5 टाइप्स को डिस्कस किया गया है, तो हम 5 टाइप्स को ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप है इसके ब्रोंकाइटिस, सेकेंड एम्फिसीमा, थर्ड निमोनिया एंड फोर्थ अस्थमा, और 5 है हमारे पास लंग कैंसर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकाइटिस को। इसको पहले डिफाइन करना है। डिफाइन इसको ऐसे करना है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स ट्यूब्स, जो हमारी लंग्स की ट्यूब्स होती हैं ब्रोंक्यूल्स, वो इन्फ्लेमेशन कर जाती हैं, यानी कि सूज जाती हैं। जैसे ही वो स्वेल करती हैं तो सांस की जो नालियाँ होती हैं वो तंग होना शुरू हो जाती हैं और उसमें म्यूकस प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। म्यूकस को आप उर्दू में अगर कहें तो बलगम कहते हैं। म्यूकस की प्रोडक्शन की वजह से भी वो ट्यूब्स फिल कर जाती हैं, किससे? पीप से, जिसे इंग्लिश में पस कहा जाता है। जब वो उससे भर जाती हैं तो सांस लेने में तकलीफ होती है। तो उसकी वजह क्या होती है? क्यों हमारी ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंक्यूल ट्यूब्स जो होती हैं क्यों इन्फ्लेमेशन कर जाती हैं, क्यों सूज जाती हैं? उसकी कॉजेज वायरसेस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है और केमिकल्स भी हो सकते हैं। कौन से केमिकल? वो केमिकल्स जो हम हवा से सांस ले रहे हैं, हवा में बहुत सारे प्लूटेंट्स होते हैं। वो तमाम प्लूटेंट्स में जितने भी केमिकल्स होते हैं, स्पेशली जो टोबैको केमिकल्स होते हैं, सिगरेट में जो केमिकल्स होते हैं, उनकी वजह से ये हमारी जो ब्रोंक्यूल्स ट्यूब्स होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं। उसकी वजह से होता क्या है? उसकी वजह से 2 तरह की स्वेलिंग हो सकती है, जिसे एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहा जाता है या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये आपके 2 टाइप्स हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये नॉर्मल से स्वेलिंग होती है। अगर हम इसका ट्रीटमेंट करवाएं तो ये 2 हफ्तों में ठीक हो जाता है, 2 हफ्ते से 3 हफ्तों में ये ठीक हो जाता है आराम से। लेकिन जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है ये एक्यूट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हमारी जो ब्रोंक्यूल ट्यूब्स होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं और उन्हें ठीक होने में कम से कम 3 से 4 हफ्ते या फिर 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को अगर देखा जाए तो ये इतनी नॉर्मल नहीं है। ये एटलीस्ट जो 40 से 45 ईयर के लोग होते हैं उनमें ये हो सकती है, लेकिन जो आम जेंडर के आम लोग होते हैं, मतलब बच्चे हो गए, जवान लोग हो गए, उनमें एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन एक्यूट ब्रोंकाइटिस बच्चों में भी हो सकती है और एडल्ट्स में भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है एम्फिसीमा। इसके सिम्टम्स ब्रोंकाइटिस को सिम्टम्स हैं, हम खांसी होती है, माइल्ड वीजलिंग, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो उन्हें बोलने में उनके जब वो सो रहे होते हैं या सांस ले रहे होते हैं तो उसके चेस्ट से बहुत सी आवाज़ें आ रही होती हैं, अजीब अजीब सी आवाज़ें, यानी कि चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से। तो खांसी होती है, कोल्ड ठंड लग सकती है और फीवर हो सकता है। सेकेंड हमारे पास टाइप है इसकी एम्फिसीमा। एम्फिसीमा को डिफाइन करेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था लंग्स में। एल्वियोलाई क्लस्टर ऑफ पाउचेज होते हैं, यानी कि गुच्छे टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बिल्कुल अंगूर के गुच्छों की तरह लगते हैं। उनकी जो वॉल्स होती हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, यानी कि ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। वो वॉल्स, ये बेशुमार वॉल्स हैं। इन वॉल्स का फ़ायदा क्या होता है? इन वॉल्स का फ़ायदा ये होता है कि ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं गैशियस एक्सचेंज को। ट्यूब्स के फॉर्म में गैशियस आती है हमारी ओरल कैविटी से, नॉस्ट्रल्स के ज़रिए हमारी जो सांस की नाली है उसमें जैसे ही एयर आती है तो इन वॉल्स में चली जाती है। वॉल्स की वजह से उन्हें सरफेस एरिया मिलता है और वो ब्लड में डिफ्यूज़ कर जाती हैं। लेकिन जब ये डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, टूट फूट जाती है हमारी वॉल्स, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। जब इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसे गैसेस को सरफेस एरिया नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से सांस अंदर तो जा रही होती है लेकिन जो सांस के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाती, यानी कि वो हमारे ब्लड में ही रह जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है हमारे लंग्स को। तो हाँ, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? इसके सिम्टम्स भी खांसी और थकन। इंसान बिल्कुल नॉर्मल खाना पीना भी ले रहा है, नॉर्मल काम
भी कर रहा है और नॉर्मल नींद भी ले रहा है, फिर भी उसे हर वक्त थकन फील होती है। उस थकन की वजह ये होती है कि हमारी एल्वियोलाई जो होती हैं वो डिस्टर्ब हो रही होती हैं और इसकी जो सिम्टम्स अपेयर होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लोग इसे आम सी खांसी समझ लेते हैं और इसका इलाज नहीं करवाते। जब जाके इसका प्रॉपर चेकअप करवाते हैं तब तक 50 से 70% हमारी जो एल्वियोलाई होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं और अगर एल्वियोलाई एक दफ़ा पूरी ख़त्म हो जाए तो उन्हें दोबारा से रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है और इसमें डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सांस की जितनी भी बीमारियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो है वो एम्फिसीमा है, क्योंकि इसके सिम्टम्स देर से अपेयर होते हैं। देर से अपेयर होने की वजह से अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है, जिसकी वजह से डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है थर्ड हमारे पास टाइप्स निमोनिया। निमोनिया को डिफाइन करते हैं इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। उसका कॉजेज है एक बैक्टीरिया। हवा जैसे हम कहा जाता है कि पाकिस्तान में दुनिया में जितने भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा होते हैं। क्यों? तो अगर आप लोग के पास ये क्वेश्चन आता है व्हाई इन द रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर रेशियो हाई इन पाकिस्तान, तो इसका आंसर है एयर पोल्यूशन। पाकिस्तान में जो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो स्मोक को फिल्टर करके नहीं हवा में छोड़ते, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो पहले जितना भी स्मोक होता है, जितने भी केमिकल्स होते हैं उसे फिल्टर करते हैं, फिर एयर में जाने देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इन्हें फिल्टर नहीं किया जाता। जितने भी केमिकल्स होते हैं वो एयर में चले जाते हैं और एयर से फिर हम उसे इनहेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ता है। निमोनिया में अगर सिर्फ एक लंग में इन्फेक्शन हो तो इसे कहेंगे सिंपल निमोनिया, लेकिन अगर दोनों लंग्स इससे इफेक्टेड हों तो इसे कहेंगे डबल निमोनिया। इसका कॉजेज है एक बैक्टीरियम, यानी एक बैक्टीरिया उसका कॉजेज है। अगर हवा में बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया अगर हवा के ज़रिए हमारी सांस में चला जाता है और वहाँ से हमारे लंग्स में चला जाता है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि वो बैक्टीरिया हमारे लंग्स में जाके अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देता है। जैसे ग्रोथ करना शुरू कर देता है तो हमारी जो ट्यूब्स होती हैं लंग्स की वो भर जाती हैं पस से और गंदे फ्लूइड से, और उस फ्लूइड के नतीजे में हमारी जो लंग्स की वॉल्स होती हैं वो या तो सूज जाती हैं या फिर फिल हो जाती हैं, पस से सारे पीप और गंदगी से भर जाती हैं, जिसकी वजह से हमें सांस नहीं आती या सांस लेने में तकलीफ होती है। तो उसके सिम्टम्स हैं, हमें सबसे पहले तो ठंड लगना शुरू हो जाती है। ठंड लगने के फ़ौरन बाद हमें बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाता है। हाई फीवर होता है, शिवरिंग, हम कांपना शुरू हो जाते हैं या फिर स्प्यूटम प्रोडक्शन, यानी कि हमें बार बार बलगम वाली खांसी आना शुरू हो जाती है। उसका इलाज भी है, यानी कि उसकी वैक्सीनेशन भी करवाई जा सकती है और उसके एंटीबायोटिक्स लेकर उसका इलाज किया जा सकता है। अगर हम पिछले ज़मानों की बात करें तो इसकी एंटीबायोटिक्स डिस्कवर होने से पहले जितनी भी डेथ्स होती थी नमूनिया से, हर नमूनिया होने वाले बंदों में से अगर 3 बंदों का नमूनिया हो गया तो उसमें से 1 या 2 लोगों की डेथ हो जाती थी नमूनिया का इलाज कराए बगैर। उसके बाद है अस्थमा। अस्थमा को सबसे पहले आप लोगों ने डिफाइन करना है, is an infection of lung. अस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। अस्थमा क्यों होता है? एलर्जी की वजह से होता है। एलर्जी के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले आप एलर्जी को डिफाइन करेंगे। एलर्जी क्या है? एलर्जी कॉज बाय एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं। एलर्जी डिफरेंट फैक्टर्स के जरिए होती है, लाइक डस्ट पार्टिकल्स, धुआं, स्मोक, जर्म्स, परफ्यूम्स। ये हर इंसान में मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए होती है। किसी को परफ्यूम के ज़रिए अस्थमा हो सकता है, मतलब परफ्यूम से उनके जो ट्यूब्स होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं और जैसे ही वो परफ्यूम सूंघेंगे तो उनकी वो जो वॉल्स होती हैं, ब्रोंक्यूल्स ट्यूब्स होती हैं, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, उनकी सिकुड़ जाती हैं, वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है और इमीडिएट इफेक्ट होता है तेज़ी से। जैसे वो उस एलर्जी कॉजिंग फैक्टर के पास से गुजरेंगे, किसी को पोलन ग्रेन यानी कि फूलों को छूने से ही उनके अंदर सांस का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। पोलन ग्रेन्स इफेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। पोलन ग्रेन्स, जर्म्स, वायरसेस, परफ्यूम, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अस्थमा हो सकता है। तो जैसे ही वो इस एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स के पास से गुजरते हैं या उसे इनहेल करते हैं तो उनकी जो वॉल्स होती हैं, लंग्स वॉल्स या ब्रोंक्यूल ट्यूब या एल्वियोलाई, वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने की वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, उन्हें बार बार सांस लेने में तंगी हो रही होती है।
तो इसका मेन सोल्यूशन ये होता है कि आप उस एलर्जी कॉजिंग फैक्टर से दूर रहें ताकि आपको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। उसके सिम्टम्स हैं कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रेस्ट या चेस्ट टाइटनेस। इनके हमें सीने में तंगी फील होती है, सीने में थोड़ा सा पेन होना शुरू हो जाता है, खांसी होना शुरू हो जाती है, या फिर हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस कम आ रही होती है या बहुत ही लो लेवल पर आ रही होती है। और इसका ट्रीटमेंट है कि डिफरेंट केमिकल्स हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट केमिकल्स हम किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं? केमिकल्स ऐसे नहीं ले सकते, इनहेलर्स की फॉर्म में केमिकल्स हम अस्थमा के इलाज के लिए लेते हैं। और जो अस्थमा होता है इसमें जैसे ऑक्सीजन की कमी होगी तब भी हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसे अगर आप सो रहे हैं और रात के टाइम ऑक्सीजन की वैसे कमी होती है, अगर आप रूम में सो रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी होगी, तब भी आपका अस्थमा का सामना हो सकता है। नाउ वी डिस्कस लास्ट type of respiratory disorder. Last type is lung cancer. What is lung cancer? तो सबसे पहले तो हम कैंसर को डिफाइन करेंगे। इट इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। सेल्स की डिवीजन अनकंट्रोल्ड होना शुरू हो जाती है, यानी कि जितनी हमें सेल्स की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। अब अगर जो चीज़ हमें ज़रूरत ही नहीं है वो कहाँ जाएगा? वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा। जब बॉडी में वो सेल्स जमा होना शुरू हो जाएंगे तो ट्यूमर की फॉर्म में आ जाते हैं। ट्यूमर क्या है? कैंसर है। तो जो सेलुलर सेल्स हैं, सेलुलर का मतलब होता है लिविंग सेल, ये कैंसरस सेल्स भी लिविंग सेल होते हैं। ये सेल्स फिर हमारे हेल्थी सेल्स को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, इनवेड एडजेसेंट सेल्स। इनवेड का मतलब होता है हार्म करना, और एडजेसेंट सेल मतलब लंग्स के इर्द गिर्द जितने भी हेल्थी सेल्स हैं उनको भी ये डैमेज करना शुरू कर देता है। इसकी कॉजेज क्या है? कॉजेज हैं कार्सिनोजेंस, यानी कि सिगरेट स्मोक या सिगरेट का धुआं, वो होता है कैंसर कॉजिंग स्मोक होता है, उसकी वजह से लंग कैंसर हो सकता है। उसके अलावा आयनाइजेशन रेडिएशन, वो तमाम लोग जो किसी भी तरह से रेडियोथेरेपी यानी कि हॉस्पिटल्स में रेडियोथेरेपी के शोबे में काम कर रहे हैं तो उनको फेस करनी पड़ती है रेडियो जो वेव्स होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, उनको फेस करना पड़ता है। तो अगर उनकी बॉडी में पेनिट्रेट करके लंग्स तक पहुंच गई तो वो भी कैंसर का बाइस बनती हैं, क्योंकि वो उनके सेल्स को तोड़ देती हैं, ऑर्गेनाइज कर देती हैं। उसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर में जितने भी लोग काम करते हैं उन्हें भी रेडिएशंस का सामना करना पड़ता है, उन रेडिएशंस की वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है। उसके अलावा वायरल इन्फेक्शन, यानी कि कोई भी वायरस घुस के यानी कि एयर के ज़रिए हमारे ऑरल कैविटी के ज़रिए अंदर चला जाए, हमारे ब्रोंक्यूल्स को, एल्वियोलाई को डिस्ट्रक्ट कर देता है, जिसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है पैसिव स्मोकिंग। तो एक यहाँ पे आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज एक्टिव स्मोकिंग या फिर पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता होता है। एक्टिव स्मोकिंग वो है जो डायरेक्ट वो बंदा जो स्मोकिंग कर रहा होता है उसे कहते हैं एक्टिव स्मोकिंग, और उसकी वजह से जो स्मोकिंग इफेक्ट बाकी लोगों को पड़ रहे होते हैं, एंड इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम एन अदर स्मोकिंग, इनके वो स्मोकिंग कर तो नहीं रहा लेकिन उस इन्वायरमेंट में बैठा है। यानी कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में बैठे हैं और एक इंसान स्मोकिंग कर रहा है तो उसका जो धुआं है वो सिर्फ उस तक तो नहीं रहता, उसके इर्द गिर्द भी रहता है, इर्द गिर्द भी जाता है। तो इर्द गिर्द के लोग सांस ले रहे होते हैं, उस सांस में जो स्मोक जा रहा होता है उसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, यानी कि किसी और के स्मोकिंग करने की वजह से वो स्मोक को इनहेल करना पैसिव स्मोकिंग कहलाता है। पैसिव स्मोकिंग भी उतनी ही डेंजरस है जितनी एक्टिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोक जो कर रहा होता है उसको तो ऑब्वियसली नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन उसकी स्मोक की वजह से दूसरे बंदे को भी उतना ही नुकसान पहुंचेगा। यानी कि अगर उसे 100% नुकसान पहुंच रहा है तो पैसिव स्मोक जो कर रहा है, जो उस इन्वायरमेंट पे बैठा है, उसे 50% चांसेस होते हैं कैंसर लंग्स के। अच्छा, इसे हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उसका जो क्योर है या ट्रीटमेंट है, हम स्मोकिंग को बैन करके यानी कि एलिमिनेट कर दें कि स्मोकिंग नहीं करनी। और यहाँ पे आप लोग के पास एक वर्ड यूज हुआ है WHO यानी कि WHO। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ WHO। तो सबसे पहले तो आपने उसका एब्रीविएशन बताना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ट्रीटमेंट बताती है, क्योर बताती है,
और उससे बचने के तरीके बताती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रिक्टली हर गवर्नमेंट को कहा हुआ है कि वो जितनी भी टोबैको एडवर्टाइजमेंट हैं या टोबैको के जितने भी इश्तिहार हैं उन्हें बैन कर दिए जाए, उनको उन पर पाबंदी लगा दी जाए ताकि स्मोकिंग को रोका जा सके। स्मोकिंग की वजह से अगर लंग कैंसर हो रहा है और आप सडनली आपको पता चल जाता है कि लंग कैंसर, हमारी बॉडी में कैंसर बनना शुरू हो गया है और आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं, तो इसका बेनिफिट होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो कैंसर सेल्स हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं बाय एक्सक्रीशन, यानी कि वेस्ट मटेरियल के ज़रिए वो जो लंग डैमेज सेल होते हैं वो खुद ब खुद हमारी बॉडी खुद ब खुद हमारे सेल्स को रीजनरेट करती रहती है। जो डैमेज सेल होते हैं वो बाहर चले जाते हैं और जो हेल्दी सेल्स होते हैं वहाँ पे रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर स्मोकिंग रोक देंगे तो आप लंग कैंसर से बच सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स कि स्मोकिंग के कितने नुकसान आते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि एक सिगरेट में कितने केमिकल्स होते हैं। एक सिगरेट में कम अज़ कम 4000 केमिकल्स होते हैं। वो 4000 केमिकल्स बहुत नुकसानदेह होते हैं, लेकिन उन 4000 में से 50 ऐसे कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग है। और सिगरेट का जो फिल्टर एंड होता है, यानी कि जो वाइट पार्ट होता है वो इतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन जो येलो पार्ट होता है सिगरेट का उसमें बहुत ज़्यादा पॉइजनस मटेरियल होता है, लाइक निकोटीन। तो सबसे पहले आप लोग निकोटीन को डिफाइन करेंगे। निकोटीन इज़ अ पावरफुल पॉइजन, एक पावरफुल पॉइजन था जो कि पिछले ज़मानों में इंसेक्टिसाइड्स को, यानी कि कीड़े मकोड़ों, हशरात वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन बाद में फिर लोगों ने इससे सिगरेट बनाना शुरू कर दिए। तो सिगरेट जो निकोटीन थे उसके जो पॉइजनस मटेरियल्स हैं वो हमारे फिर अंदर चले जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि सिगरेट से सिर्फ लंग कैंसर हो सकता है या सिगरेट स्मोकिंग से सिर्फ लंग कैंसर हो सकता है, तो ये लोगों का गलत ख्याल है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर के अलावा आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे सर से लेकर हमारे पाँव के नाखून तक को सिगरेट स्मोकिंग इफ़ेक्ट करती है। लेकिन इसके कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो हैं वो हमारे अंदर लंग कैंसर कर सकते हैं, किडनी कैंसर कर सकते हैं, ऑरल कैविटी कैंसर यानी कि हमारे मुंह का कैंसर हो सकता है, और हमारे लेरिंग्स यानी कि जो हमारा वॉइस बॉक्स है, जो अल्लाह ने आपको बोलने की ताकत दी है, उसके अंदर भी कैंसर कर सकता है, जिसकी वजह से आप इस नेमत से महरूम हो सकते हैं अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो। उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ब्लेडर यानी कि हमारे मसाने का कैंसर हो सकता है, और हमारे पैंक्रियाज का। पैंक्रियाज में अगर आपको कैंसर हो गया खुदा न खास्ता तो पैंक्रियाज आप बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, यानी कि पैंक्रियाज को उर्दू में कहते हैं लबलबा। ये हमारे बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन का काम करता है। अगर पैंक्रियाज एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो इंसुलिन बनना बंद हो जाएगी और आप सारी ज़िंदगी के लिए डायबिटिक हो जाएंगे, यानी कि शुगर के मरीज़ हो जाएंगे। स्मोकिंग इसके अलावा सिगरेट में होती है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए एक किस्म की जहर है, इसे कहते हैं साइलेंट किलर। बड़ी खामोशी से ये इंसान को कत्ल कर देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये कहते हैं कि हमारे जो हीमोग्लोबिन यानी कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेने की काबिलियत होती है, उसे कम कर देती है। यानी कि आप ऑक्सीजन तो आप गैस तो इनहेल कर रहे हैं, लेकिन उसमें से आप बाकी सारे गंदे मटेरियल्स इनहेल कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा आपके ब्लड में डिफ्यूज़ ही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। हमारे जो आर्टरीज़ हैं, हमारे जो हार्ट की आर्टरीज़ हैं, आर्टरियोल्स, वो सख्त होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाता है। जो स्मोकर्स होते हैं उनमें हार्ट अटैक का चांसेस जो होता है वो 30 से 35% ज़्यादा होता है, और इसमें ब्रेन टिश्यूज़ के डैमेज होने का 25 से 30% चांसेस होते हैं कि ये आपके ब्रेन टिश्यूज़ भी डैमेज हो सकते हैं। उसके अलावा स्मोकिंग की वजह से टूथ लॉस भी हो जाता है। जितने भी नॉर्मल लोग हैं उनके अंदर अगर 2 से 3 टाइम ज़्यादा होना तो इसमें 2 से 3 टाइम कम हो जाता है, यानी कि जल्दी टूथ लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, इनके अंदर रिस्क फैक्टर जो है TB होने का चांसेस 4 गुना ज़्यादा होते हैं आम लोगों की निस्बत। जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं उन्हें TB जल्दी हो जाता है।
और जो उनके अंदर निमोनिया होने के चांसेस भी 2 से 4 गुना ज़्यादा होते हैं आम लोगों की निस्बत, और हार्ट अटैक के चांसेस भी आम लोगों की निस्बत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो स्मोकिंग करते हैं उनका कलर भी चेंज हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से उनके अंदर उनकी ब्लड ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और इसके अलावा आपके साइड ब्लॉक्स में लिखा हुआ है कि वर्ल्ड टोबैको डे 31 मई को हर साल मनाया जाता है, जिसके दिन लोगों को अवेयर किया जाता है कि आप टोबैको स्मोकिंग से कैसे दूर रहें। और एक और साइड ब्लॉक है जिसमें बताया गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें स्मोकिंग ज़्यादा होती है, यानी कि जो तरक्की पजीर, यानी कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो अभी बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाए, और जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ पे पब्लिकली सिगरेट को नहीं पिया जाता, लेकिन हमारे मुल्क में पब्लिकली सिगरेट को पिया जाता है, यानी कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसलिए यहाँ की एयर जो है वो ज़्यादा पोल्यूटेड है। इसके अलावा यहाँ पे आपके साइड ब्लॉक में ये भी लिखा हुआ है कि जो स्मोकिंग है वो इंसान की सोशल लाइफ को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। लोग स्मोकर्स के पास बैठना पसंद नहीं करते क्योंकि उनके मुंह से स्मेल आ रही होती है, उनकी होंठ काले हो रहे होते हैं। तो स्मोकिंग आपकी सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी। आपका चैप्टर एंड हो चुका है। इस चैप्टर को तो आपको सारा कुछ समझ आया होगा। आपने इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और इसका लेक्चर मेथड को फॉलो करने का बेस्ट वे है, सबसे पहले आप प्रॉपर लेक्चर को सुनेंगे, उसके बाद लेक्चर को उस टॉपिक को रीड करेंगे, उसमें से आपको जो जो चीज़ें समझ नहीं आ रही आपने उसे अंडरलाइन करना है और दोबारा लेक्चर को सुनना है, तो आपको इतना समझ आ जाएगा। आपने हर टॉपिक को उसी लिहाज से तैयार करना जैसे हम क्लास में तैयार करते थे। आपको हर टॉपिक को लॉन्ग के लिहाज से, शॉर्ट के लिहाज से, MCQs के लिहाज से सारे टॉपिक्स को आपने क्लियरली याद कर लेना है।